This conference will now be recorded. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर, हम लोगों ने आपके साथ एक मॉक शेयर किया था ऑडिट एंड एश्योरेंस का, कैफेट, और ये वीडियो, ये डिस्कशन हम लोगों ने करनी है उस मॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, एक तो सवालों के ऊपर बात हो रही होगी, सवालों की थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन के ऊपर बात हो रही होगी, और एग्जाम अप्रोच के ऊपर हम लोग एक फाइनल बात करेंगे कि आपने आईकैप में जब जाना है तो उसके लिए आपने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। सर, इस मॉक के अंदर अगर मैं इसको क्विकली देखूं तो 4 पेजेस के ऊपर ही स्प्रेड था, और हर पेज के ऊपर आपको कोई ना कोई सवाल जो है वो मुंह चढ़ाए आपके सामने था कि भाई मुझे सॉल्व करो। तो फर्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने सवाल देखा होगा कंट्रोल्स का। सेकंड पेज के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा ऑडिट रिस्क का। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स का सवाल, उसके बाद कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो कि मैंने कोशिश की थी कि एक ही सवाल में सारे ही आपको दे दूं ताकि आपको बार बार पेपर में ढूंढना ना पड़े। और आईकैप के अंदर भी आपको तकरीबन इतने मार्क्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मिलेंगे। अगर मैं इसको काउंट करूं तो 7, 10, 13, 17, 17 एंड 8, 25 मार्क्स का ये थे। और उसके बाद बिल्कुल नीचे एक आसान सवाल था फ्रॉम कंपनीज एक्ट, तो 29 मार्क्स हो गए। और इसी पेज के एंड के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है फॉर 5 मार्क्स, तो अराउंड 35-36 मार्क्स सीधे यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल सब्सिक्वेंट इवेंट्स का था इस मॉक के अंदर। उसके बाद ऑडिट का सवाल था, ऑडिट प्रोसीजर्स का, रिपोर्ट्स का एक सवाल था। जिस तरह आप हर आईकैप के सवाल में एक्सपेक्ट करते हैं, हर पेपर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे भी आपको कोई ना कोई सवाल मिलेगा रिपोर्ट्स के ऊपर। और एंड के ऊपर हमने आपसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पूछे थे। तो कुल मिला के 9 सवाल थे और कोशिश की थी कि हर चैप्टर को ही हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करें। यस, कुछ चैप्टर स्किप हो जाते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 15 स्किप हो गया, इसमें डॉक्यूमेंटेशन स्किप हो गया, 11 हम लोगों ने स्किप कर दिया। तो कुछ चीजें प्लस माइनस होके ये एक बहुत ही अ, अच्छा मॉक मैं इसको कहूंगा। ना इतना डिफिकल्ट साइड पे था, ना इतना इजी साइड पे था, एक मॉडरेट मॉक बना हुआ था जो कि आपकी असेसमेंट कर रहा है आईकैप में जाने से पहले। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना कि सर इसमें लोगो जो है वो एक फिजिकल कॉलेज का आ रहा है, हमने किसी और कॉलेज के अंडर किया था, क्योंकि ये सेम मॉक बहुत जगहों पे चला है और इसका खालिक इस वक्त आपके सामने बैठा है। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास किस नाम से ही आया है। मॉक अगर आपके पास ये पहुंच गया है, किसी भी लोगों से पहुंचा है, किसी भी नाम से पहुंचा है, अगर ये वाले सवाल उसमें है तो आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सर, सबसे पहले आईकैप में जाके भी आपने कोशिश करनी है कि पहले घंटे में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों को सॉल्व करें, और आपने ढूंढना है इन द फर्स्ट 15 मिनट्स जो कि आपका रीडिंग टाइम होगा ना, उसमें आपने तलाश करना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो कि आप पहले घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। एंड आइडियली इट शुड बी ऑल थ्योरेटिकल, यानी कि जितना थ्योरी है, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको पहले घंटे में, ताकि आपका ना कॉन्फिडेंस और आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट अप होती है कि हाँ यार, मैंने बहुत अच्छे पैटर्न पे कवरेज कर लिया। और उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि पहले घंटे में जब आप सीधे सवालों को सॉल्व कर लें तो कोड ऑफ एथिक्स के सवालों की तरफ जाए। उससे क्या होगा, आपको पता है कि उसका सवाल एक सेट पैटर्न पे आता है, थ्रेड्स बता दें, सेफगार्ड्स बता दें, आपने बहुत सारे इस वक्त तक सवालों की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो यू शुड यू नो कि उस तरह के सवालों को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें सारे के सारे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हम लोगों ने भरे हुए थे। सबसे पहला सवाल था कि बताएं रिलायबिलिटी के ऊपर जो 5 ऑडिट की जनरलाइजेशन है। अगेन, ये आपका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया कि अभी 2-3 दफा पूछ चुका है, 5 बातें आपने यहाँ पे करनी थी एंड द गेम वाज सेट। उसके बाद लिस्ट एनी 4 बैलेंसेस, जिसमें आप डेटर्स को स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। तो आपको पता है, बाय प्रोडक्ट, बाय ज्योग्राफिकल रेंज, बाय इनकम, बाय सेल्स, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर 6 एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम लॉग्स किताब में गिवन है, आपने यहाँ पे छाप देनी थी। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में डिफरेंस। अब बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है और अक्सर हमें सवाल देखने को मिलता है कि सर इसमें फर्क बता दें, फर्क बता दें। तो यहाँ पे हमने आपसे इसको टेस्ट कर लिया, जिसको अगर अभी तक इसके बारे में पता नहीं भी था, तो होपफुली अब आपको ये देख के सवाल पढ़ के थोड़ा बहुत होश आएगा कि हाँ यार, ये तो अलग अलग चीजें होती हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अगेन चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल बहुत कॉमन।
State any 4 factors which the external auditor may consider while assessing the competence of internal audit function. चैप्टर नंबर 12 आइजा 610 में से हमने सवाल पूछा from internal auditors 4 नंबर के लिए. एंड लिस्ट डाउन एनी 4 सिचुएशंस जहां पे आपको रिक्वायर हो जाता है रिवाइज करना एंगेजमेंट लेटर 4 नंबर के लिए. आप देखें तो इस सवाल में डाइवर्सिटी पाई जाती है. इस सवाल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 भी टेस्ट किया जा रहा है, आपको 3 भी टेस्ट किया जा रहा है, 5 किया जा रहा है, 6 किया जा रहा है, 12 किया जा रहा है और 2 भी किया जा रहा है. तो एक बहुत मजे का ये सवाल है जो कि आपको घुमाता है, यानी कि आपको एक चैप्टर से निकाल के दूसरे में लेके जाता है, फिर दूसरे से निकाल के तीसरे में लेके जाता है, फिर वापस लेकर आता है. तो अगर आपने इन सवालों को अटेम्प्ट किया और आपने कोशिश, खैर नहीं, आपने कंफर्म करना था कि आपने ये सारे के सारे सवाल डिफरेंट पेजेस पे सॉल्व किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए अलग शीट पे हो, पार्ट बी अलग शीट पे हो, पार्ट सी अलग शीट पे हो. आपने ऐसा नहीं करना कि 4 ए सॉल्व किया उसके नीचे लाइन लगाई और फिर 4 बी शुरू कर दिया. दिस वाज नॉट द रिक्वायर्ड अप्रोच. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल थे जो कि मेरे नजदीक अगर आपने एक अच्छी लेवल की तैयारी की हो तो आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत खूबी से आंसर करके इसमें से अराउंड 20 टू 22 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं. बहुत ही आसानी से आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हैं. देखिए ना, 5 बातें आपने बतानी थी ऑन जनरलाइजेशन, अगर आपने 5 बातें बता दी हैं, 5 नंबर आपके हो गए. आपने 4 वेज बताने थे स्ट्रेटिफिकेशन के, बता दिए, 2 नंबर कंफर्म है. अब ICAP जान के भी नंबर नहीं काटता, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने अगर 5 बातें बता दी और अगर एक बात आपने थोड़ी बहुत ऊंची नीची कर दी तो वो नंबर काटने का नहीं. अगर आपने 5 बातें पूरी कर दी हैं तो आपको 5 नंबर लाजमी मिल जाएंगे. फिर 6 एग्जांपल्स आपने बतानी थी सिस्टम लॉक की, 0.5 की एक एग्जांपल थी तो 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए. डिफरेंशिएट अगर आप सही से कर पाए हैं कंट्रोल्स को तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं. एंगेजमेंट लेटर में रिवीजन ऑफ टर्म्स वाली बात है कि हमने बहुत दफा पूछी हुई है. तो क्वेश्चन नंबर 4 वाज मोर और लेस अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. उसके बाद एक और सीधा सवाल हमें नजर आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 जब आप जाते हैं तो सेकंड पेज के ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं बतौर सब्सटैंटिव. और ICAP को ये सवाल थ्योरी के अंदर बहुत पसंद है. इस चैप्टर से यू गाइस नो कि यहाँ से हमें सीधे सवाल भी मिलते हैं, यहाँ से हमें उस तरह के सवाल भी आते हैं जहाँ से हमें टेस्ट किया जा रहा होता है, एनालाइज किया जा रहा होता है रेशोस के ऊपर. तो ये चैप्टर अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. हमने यहाँ पे उस तरह का टेढ़ा सवाल टेस्ट नहीं किया, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक ICAP ने जो 2-3 सवाल पूछे हैं टेढ़े इस स्टैंडर्ड से, आपने वो अच्छे से तैयार करके जाने ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए. तो ये अगेन बहुत ही सीधा सवाल था फॉर 5 मार्क्स जो कि आप आसानी से उसको आंसर कर सकते थे. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला अभी हमें देखने को मिलता है. This conference will now be recorded. जी, उसके बाद एक सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. अब अगेन कंपनीज एक्ट से ICAP अक्सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन निकाल के टेस्ट कर रहा होता है. तो यहाँ का सवाल देखते हैं. वो कहता है कि सर TPL एक कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल है 2.8 मिलियन. इट वाज 90% ओन सब्सिडरी ऑफ NL और NL ने अभी डिस्पोज कर दी है 70% ऑफ इट्स होल्डिंग इन TPL जो कि पार्टनरशिप फर्म है. जब उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है इट मींस कि उसकी वो सब्सिडरी तो नहीं है. और जहां पे डिस्पोज ऑफ किया है उसका नाम है अवेंजर एसोसिएट्स और उसके तमाम पार्टनर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स हैं एनएल के अंदर. TPL इज नाउ प्लानिंग टू अपॉइंट मेंडाक हु इज अ मेंबर ऑफ ICMA एज इट्स ऑडिटर. मेंडाक का जो भाई है वो भी पार्टनर है AA के अंदर. तो ये एक टेढ़ा सा सवाल था जो कि आपसे टेस्ट कर रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन इन अ प्राइवेट कंपनी having paid up capital of less than 3 million. अब अगेन यहाँ पे सब्सिडरी वाला सीन में नहीं था. अभी एक प्राइवेट कंपनी तो है और ये प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी नहीं है और इसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है. तो क्या हम मैंडा को अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंडा का अपॉइंट हो सकता है. वो ICMA है और उसके पास ICMA से ऑडिट करने का अगर एक वैलिड लाइसेंस वो रखता है तो यस इट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. बाकी ये जो बात लिखी हुई है कि उसका भाई वहां पे है, ये कंपनी एक्ट पे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है. तो ये बात आपने 4 नंबर के लिए मेंशन करनी थी. तो दिस वाज टेस्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. अब अगेन लास्ट टाइम ICAP ने चैप्टर नंबर 1 से बहुत ही आसान सा एक सवाल पूछा है जो कि थोड़ा सा लिखने में आसान था मगर
आइडिया नहीं था कि ICAO वहां से भी सवाल जाके कभी निकाल के लेकर आ सकता है। तो ये आप लोग देख लें कि इस चैप्टर में से कंपनी जेड के सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा जी, उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑन कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का सवाल देख लेते हैं। मैं पेन भी अब बाहर निकाल लूं। सर, कोड ऑफ एथिक्स का ये सवाल बहुत मजे का इसलिए भी है क्योंकि हमने कोशिश की थी कि इस सवाल में कोशिश हमारी ये थी कि तकरीबन सारे ही थ्रेड्स आपसे एक दफा वेरीफाई करवा लें। और आपको आइडिया भी हुआ होगा, जिस तरह देखें कि आप ऑडिट मैनेजर हैं पिंक पैंथर एंड कंपनी, यानी कि जो फर्म का नाम है दैट इज पिंक पैंथर एंड कंपनी। उन्होंने ऑडिट करना है पोकेमॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो आपका क्लाइंट है वो एक बैंक है जो कि वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग लोन्स। योर फर्म हैज ऑडिटेड द पोकेमॉन फॉर द लास्ट 4 years, और उसका जो ऑडिट का जो ईयर एंड है दैट इज 30 सितंबर 2022। अब 4 सालों से कर रहे हैं, इट मींस कि देयर इज द फैमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ अगस्त फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो कंपनी का यानी कि बैंक का छोड़ के चला गया, और अभी तक न्यू रिप्लेसमेंट इन्होंने नहीं की, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ईयर एंड खत्म होने के 2 महीने बाद करें। अभी वो जरा सुकून से उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, बट चूंकि जॉब वेकेंट है तो वो ये भी चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा बंदा अपॉइंट हो जाए जो कि फिलहाल उस पोस्ट पे टेम्परेरी बैठ के चीजों को चला सके। तो उन्होंने कहा है कि सर, आपके जो लोग हैं वो माशाल्लाह से क्वालिफाइड लोग होते हैं, सीए वगैरह कर रहे होते हैं, तो काइंडली आप हमें अपने 2 नुमाइंदे भेजें जो कि हम उनको यहाँ पे ट्रेन कर सके फॉर सम मंथ्स। तो वो कौन बुला रहा है? अच्छा, मजे की बात यह है कि उस क्लाइंट यानी कि बैंक की जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो पार्टनर की शादी निकल आई है। इसका मतलब है कि देयर इज अ फैमिली रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये भी खैर बहुत मजे का सवाल था, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो एक फैमिली रिलेशन भी रखते हैं उस कंपनी के साथ, उस क्लाइंट के साथ, और उसी तरह चलते हुए हमें ये भी नजर आता है कि वहां पे एक फेमिलियरिटी और एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट पाया जा रहा है सामने सामने जो हमें नजर आ रहा है। और ये 4 साल से काम भी कर रहे हैं, इट मीन्स कि काफी ज्यादा यहाँ पे हमें एहतियात करने की जरूरत होगी। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि पार्टनर और फाइनेंस जो जो पार्टनर है और जो फाइनेंस डायरेक्टर है, देखें वहां पे एक ऐसा रिश्ता आ गया है जो कि फैमिली वाला है, और फैमिली के रिलेशंस में सेल्फ इंटरेस्ट फैमिलियरिटी बहुत ज्यादा होती है। और देर आर चांसेस कि जो कि दोनों एक सीनियोरिटी लेवल पे बैठे हुए हैं, तो देर आर चांसेस कि वो अपने फैमिली नीड्स को पहले रखें और क्लाइंट्स को जरा बाद में उनके ऊपर अपनी कंसिडरेशन को लेकर आए। तो ये देखने को मिल सकता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो अपने फैमिली टर्म्स को बचाने में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट नीड्स। तो इसमें बेटर ऑप्शन ये होती है, अगर आपको मैं इसका सेफ गार्ड बताऊं तो उसका बेटर सेफ गार्ड ये है कि आप उस पार्टनर को वहां से रिमूव कर दें और उसकी जगह पे एक नया पार्टनर अपॉइंट कर लें, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर जो बंदे आप लोग भेज रहे हैं secondment पे, अब डेफिनेटली वो जब जाएंगे तो वहां पे एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट लेकर आएंगे, और जब वहां पे पहुंचेंगे तो वो नौकरी कर रहे होंगे, दे कैन अज्यूम कि वो वहां पे ही नौकरी कर रहे हैं। तो देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आल्सो। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए या तो हम बंदे ना भेजें, या अगर हमने बंदे भेज दिए हैं तो उनको ऑडिट टीम का पार्ट ना बनाए, या अगर उनको टीम का पार्ट बनाना पड़ भी रहा है तो फिर उनका काम हमें एक एक्सटर्नल बंदे से रिव्यू करवाना पड़ेगा, या हम उनको पोलाइटली इनकार कर दें, मना कर दें कि नहीं, अब हम यहाँ पे आपका ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थीम, बट आप यहाँ पे सेफ गार्ड में ये बात लाजमी बताएंगे। फिर हमें ये भी देखने को मिलता है सवाल के अंदर कि सिग्निफिकेंट लोन्स की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब अगर ये लोन आपके टीम मेंबर्स ने लिए हैं और ये लोन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए हैं, तब तो कोई मसले वाली बात नहीं, बट अगर आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जा रही है इन लोन्स के बदले, तो हाँ, वहां पे मसले मसाइल आने के चांसेस हैं। और अगर इसी तरह से प्रेफरेंशियल वे में उसको ट्रीट किया जा रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा और उन बंदों को टीम से अलग ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इतना ज्यादा हाई है कि वो आपके बंदों को गलत काम करने पे मजबूर कर सकता है। फिर यहाँ पे टैक्सेशन डिपार्टमेंट की भी बात करता है कि हमारी जो फर्म है वो उनको टैक्स की सर्विसेज भी दे रही है। अब यहाँ से निकलता है एक पोटेंशियल एडवोकेसी थ्रेट, कि डेफिनेटली अगर हमने उनके टैक्स वाली बात को कभी किसी टाइम पे प्रमोट किया होगा
उनकी ओपिनियन को बेस बनाया होगा, अगर हमने उन फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी को अपना क्लाइंट समझते हुए उनकी बातों पे जो है वो सख्त तस्लीम खम किया होगा, उनकी बातों को प्रमोट किया होगा, तो हमारी इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि हम लोग रिलाई भी कर रहे हैं एक हैवी फी के ऊपर। तो यस, एडवोकेसी थ्रेड भी हमें पाया गया है, सेल्फ रिव्यू भी पाया गया है, फेमिलियरिटी भी पाया गया है, इंटरेस्ट भी पाया गया है, सारे थ्रेड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपने क्या करना है, आपने थ्रेड सारे के सारे पहले लिख देने हैं, उन थ्रेड्स की रीजन उसके नीचे बता देनी है, और हर थ्रेड के नीचे आपने अपना अपना अलग सेफगार्ड मेंशन करना है, यही ज्यादा बेहतर होगा। तो इस 12 नंबर के सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्विक अप्रोच रखी है, सोल्यूशन के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, बट अभी मैं आपको एक अप्रोच बता दूं कि आपने उसको सॉल्व किस किस तरीके से करना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर ऑन कोड ऑफ एथिक्स। This conference will now be recorded. जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन रिपोर्ट्स। इसको जरा ओवरव्यू करते हैं। सर, 8 और 6, 14 नंबर का एरिया रिपोर्ट्स में से टेस्ट किया गया, जरा इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि यू आर अ पार्टनर ऑफ लूनी टून्स एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपकी जो फर्म का नाम है उसने बता दिया। उसके बाद फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव अराइजन, यानी कि दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में वो कहानी बताएगा पोपाई लिमिटेड की, और पार्ट बी में वो कहानी बताएगा खातून लिमिटेड की। अच्छा जी, पोपाई में क्या हुआ है, उनके ऊपर उनके कंपैरेटर ने एक क्लेम कर दिया है कि उन्होंने उनके इन्फ्रिंजमेंट की है, उनके पेटेंट राइट्स की, और वो डैमेजेस मांग रहे हैं 200 मिलियन के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाई है, उन्होंने फॉलोइंग डिस्क्लोजर ऐड कर दिया है कि जो कि लिटिगेशन अभी इन प्रोसेस है और अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ फाइनल नहीं हुआ। और डिस्प्यूट किसका है, इन्फ्रिंज्ड पेटेंट्स का, और वो डैमेजेस मांग रहे हैं 200 मिलियन के। इंफॉर्मेशन यूजुअली रिक्वायर्ड बाय IAS 37 इज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रेजुडाइज seriously the outcome of the litigation। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The information usually required by IAS 37 is not disclosed on the grounds, which grounds, that it can be expected to prejudice seriously the outcome of the litigation। कि हम ये तय नहीं कर सकते कि आउटकम क्या आएगी, या हम उसकी तरफ राग़िब नहीं हो सकते। डायरेक्टर्स को ये लगता है कि वो उसको इजीली रेजिस्ट कर लेंगे, और चूंकि ये एरिया, अब सवाल खुद बता रहा है, चूंकि ये एरिया एक हाई रिस्क का है और वहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट शामिल है, तो ऑडिट टीम ने इसके ऊपर सब्सटेंशियल काम किया है, इस एरिया को मजीद रिव्यू किया है। बताएं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और बताएं रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या है, आपसे प्रोसीजर्स नहीं मांगे गए। तो सर, कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर अब अक्सर बच्चों का ख्याल ये होता है कि वो हमेशा जब कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता है तो वो कहता है प्रोसीजर्स, ऐसा नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन मींस कि अब ऑडिटर क्या करने वाला है, अब ऑडिटर क्या करेगा। अब उस क्या करेगा के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स। तो इसमें सिर्फ उसने कोर्स ऑफ एक्शन मांगा है कि अब उसका क्या रद्द अमल होगा, क्या लाहे अमल होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि IAS 37 के मुताबिक क्या ये डिस्क्लोजर ठीक है या नहीं है। तो सर, ये डिस्क्लोजर बिल्कुल ठीक है, और वो लोग भी इजीली उसको मान रहे हैं कि हम उसको सर इजीली रेसिस्ट कर लेंगे। तो अगर इस चीज को इसी तरह से उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, उसको फाइनेंशियल इम्पैक्ट बनता नहीं है, क्योंकि डैमेजेस अब अवार्ड होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो यहाँ पे हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हैं। हाँ, सवाल खुद कह रहा है कि ये एरिया एक इम्पोर्टेंट एरिया है, हाई रिस्क की एरिया, तो उसको क्या कैंप बनाना चाहिए, कि बिल्कुल आप इसको कैंप बना लें, मगर कैंप बनाते हुए एहतियात करें कि कल को अगर ये आपके अगेंस्ट आ गया तो फिर आपका कैंप आप ही के खिलाफ हो जाएगा। तो अगर आपने कैंप इसको काउंट करना है तो फिर इसके ऊपर आपको एक तसल्ली बख्श लोगों के साथ मशवरे और डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, पार्टनर लेवल के ऊपर, और इवन लॉयर्स के ऊपर, लॉयर्स के साथ भी आपको बात करनी पड़ेगी कि अगर हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैम, और अगर कल को हमें वाकई में ही ये पेमेंट करनी पड़ गई, ये डैमेजेस पे करने पड़ गए, तो फिर वो बहुत ही बदनामी होगी कि हम एक तरफ उसको कैम बना रहे हैं और एक तरफ हम खुद ही उसको पे बैक कर रहे हैं। आपको पता है कि कैम हमेशा पॉजिटिव बातों में ही बनता है, तो ये चीज उस तरीके से हो सकती है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे लिखनी थी। हाँ, अगर IAS 37 की पासदारी प्रॉपर्टी ना की जाती तो फिर हम उसको मटेरियल स्टेटमेंट काउंट करके उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो ये सारी बात आपने यहाँ पे करनी थी कि डिस्क्लोजर कैसा है, कैसा नहीं है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और सारी बातें, और कैम कब बनाना है, कैम कब उसको नहीं बनाना,
मैनेजमेंट के साथ बात करनी है, दूसरा नंबर गवर्नेंस के साथ बात करनी है, लॉयर्स के साथ आप इसके ऊपर मुलाकात करेंगे ताकि आप पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इसके आइडेंटिफाई कर सकें कि इन फ्यूचर इसके बारे में हम क्या देख रहे हैं। तो ये सारी बातें आपने वहां पे मेंशन कर देनी थी। इसी तरह जो इसका पार्ट बी है, अब मैं क्विकली बता रहा हूँ, मैं इसकी गहराइयों में नहीं जा रहा क्योंकि सोल्यूशन के अंदर सारी बातें अवेलेबल है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने लिखना एटलीस्ट क्या क्या था। खातून लिमिटेड, अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर 3 आउट ऑफ 8 प्रॉपर्टीज को उन्होंने वैल्यू कराया। अब IAS 16 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर आपने रीवैल्यूएशन करवानी है तो फिर होल क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू कराया जाए। तो जब इन्होंने रीवैल्यू करा लिया तो 50 मिलियन की 3 प्रॉपर्टियां बढ़ के हो गई हैं 62 मिलियन। नहीं, 50 मिलियन जो वैल्यू रखती हैं प्रॉपर्टीज, वो अब उनकी वैल्यू 50 मिलियन है एज अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ 62 मिलियन। अब ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए या ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि इम्पेयरमेंट अगर उन्होंने 12 मिलियन की रिकॉर्ड कर दी, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले वैल्यूएशन कराई है। अब IAS 16 ये कहता है कि वैल्यूएशन शुड बी फॉर होल क्लास ऑफ एसेट्स, और अगर उन्होंने 3 की करा ली है 8 में से और 3 में ही उनको इम्पेयरमेंट मिल गई है, रिवैल्यूएशन लॉस मिल गया, तो वो डर गए कि पता नहीं बाकियों में भी लॉस ना आ जाए, तो उन्होंने बाकियों की रिवैल्यूएशन करवाई नहीं है। इस चीज को देखते, इस चीज को समझते हुए उन्होंने इसके ऊपर मजीद काम नहीं किया। तो पता एज पर I-16 हमें यह पता है कि तमाम क्लास ऑफ एसेट्स को हमें रीवैल्यू कराना चाहिए था और उनको यही करना चाहिए था, बट उन्होंने सिर्फ 3 को कराया आउट ऑफ 8, और ये इनअप्रोप्रिएट है। अगर बाकियों को नहीं कराया जा रहा तो इट मींस कि ये स्कोप लिमिटेशन, और अगर इम्पेयरमेंट सही से रिकॉर्ड नहीं की जा रही इट मींस ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो इस सवाल को आप दोनों एंगल से बता रहे होंगे कि अगर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली है 3 मिलियन की, 3 आउट ऑफ 8 प्रॉपर्टीज की, तो जो रिकॉर्ड की है अब वो एज पर I-16 गलत है, क्योंकि आपको फिर तमाम एसेट्स को रिवैल्यू करा के करना चाहिए था, और अगर नहीं की इट मींस कि आपने वो इम्पेयरमेंट छुपा ली। तो ये सवाल बहुत मजे का है, इसका सोल्यूशन आपने देखना है। इसमें स्कोप लिमिटेशन भी आती है, इसमें स्टेटमेंट भी आता है, तो ये काफी एक अच्छा सवाल है जो कि I-16 को 36 को टारगेट करता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसमें स्कोप लिमिटेशन वाली बातें ज्यादा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 वाज अबाउट द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिफरेंट जो सवाल अभी तक आए थे अपने पूछे उसको क्लब किया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेशर मिलेगा, यू विल फाइंड अ प्रेशर ऑन द सेल्स मैनेजर टू मीट द सेल्स टारगेट्स। इस सवाल में आपको एग्रेसिव सेल्स टारगेट्स में मिलेंगे। अब देखें, जहां पे आपको प्रेशर मिल रहा है ना, अब प्रेशर मींस कि अब आपने उस प्रेशर को ओवरकम करना, तो उसके लिए आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह जब आपको एग्रेसिव सेल्स टारगेट मिल रहे हैं और आपने वो टारगेट आगे जाके अचीव भी करने हैं, तो उसके लिए भी आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी, आपको फेक सेल्स वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसी तरह से इस सवाल के अंदर कस्टमर्स की डिमांड में भी डिक्लाइन आ रहा है, मैनेजमेंट जो चला रही है वो एक सिंगल पर्सन डोमिनेट कर रहा है, जो बंदा डोमिनेट कर रहा है कंट्रोल भी उसके हाथ में आ गया, अब वो इजीली उसको ओवरराइड भी कर सकता है। कस्टमर की डिमांड्स जो है वो कम होती चली जा रही हैं, ऑल्टरनेट्स उनको ढूंढने पड़ रहे हैं, और जो आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है सीईओ को। अब यहाँ पे अगर आपको चैप्टर नंबर 12 वाली बातें आती हो फॉर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, वो सारी बातें हम यहाँ पे उठा के मेंशन कर सकते थे। फिर प्रोविजंस भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं। तो ये बड़ा मजे का एक सवाल है जो कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर से ताल्लुक रखता है। ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो मोर और लेस आप आईटीआर को 3-4 सवालों को कंबाइन सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हमने एक मिक्सचर सा क्रिएट किया था ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब अगेन मैं सवालों को फुल फ्लैश डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कहाँ से किस तरीके से उसको आंसर कर सकते थे। सर आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट वाज अबाउट कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इस सवाल को देखते हैं ये यहाँ पे क्या था। This conference will now be recorded. जी, सवाल को देखते हैं। मटालास, मटालास कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। अब ये सवाल एक टिपिकल सवाल था जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आता है। अब नॉर्मली आईकर क्या करता है, सेल्स का एरिया दे दिया, परचेज का एरिया दे दिया, पेरोल का एरिया दे दिया, और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वीकनेस है, उस वीकनेस की तरफ से क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस के बाद उसको ओवरकम हम लोगों ने कैसे कैसे करना है। तो वीकनेसेस
इम्प्लीकेशंस और रिकमेंडेशन, ये 3 बातें यहाँ पे होती हैं कि जो आपने वीकनेस आइडेंटिफाई की है वो उसके चलते क्या क्या उस वीकनेस के अगेंस्ट इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं, और अगेन उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मजे का सवाल था, टिपिकल सवाल है, बहुत दफा आई टेस्ट कर चुका है, रिसेंटली 2-3 दफा कर चुका है, और चांसेस हैं कि इस दफा भी आई इस तरह का कोई ना कोई सवाल टेस्ट करे आपसे। तो जस्ट आपने सवाल तो खैर पढ़ लिया होगा, जस्ट इसके ऊपर क्विक एक बात कर लेते हैं कि व्हाट वर द वीकनेसेस। सबसे पहले तो जो क्रेडिट लिमिट्स हैं वो अप्रूव नहीं किए जा रहे थे इस सवाल के अंदर, और ना वो अप्रूव किए जा रहे हैं प्रॉपर्ली, और ना ही वो सही से अप्लाई किए जा रहे हैं। फिर कंपनी का जो अकाउंटेंट है और जो उसका असिस्टेंट है और क्लर्क, उनको तमाम चीजों की एक्सेस है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कस्टमर के जो ऑर्डर्स हैं वो ओवर टेलीफोन रिसीव हो रहे हैं और उसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही है, सेल इनवॉइसेस गलत टाइम पे जनरेट हो रही हैं। तो जो स्लो रेट है कस्टमर्स का, उनको भी गलत टाइम पे गलत पेमेंट की जा रही है। डिसीजन जो हैं वो डायरेक्टर लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की जा रही है। ये तो कुछ वीकनेसेस हैं। अच्छा, इसको लिखना कैसे है? इसको आपने कॉलमर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और अगर डाटा कम हो तो आप उसको पैराग्राफ फॉर्म के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि दीज आर द वीकनेसेस, दीज आर द इम्प्लीकेशंस, दीज आर द इफेक्ट्स। तो ये आप उसको कॉलमनर फॉर्म में बना सकते हैं या आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आइडियली आपको कॉलमनर फॉर्म की अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। तो इम्प्लीकेशंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि यार फ्रॉड कमिट हो सकता है बहुत आसानी के साथ। सेल्स का जो डायरेक्टर है वो फ्रॉड कमिट कर सकता है, उसके पास काफी ज्यादा चीजों का इख्तियार यहाँ पे है। फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं, डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। फिर रिकमेंडेशंस हैं, वहां पे आप सेग्रीगेशन, अब यहाँ पे आपने वो कंट्रोल्स के ऊपर बात करनी है कि व्हाट यू कैन डू। आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगा सकते हैं, आप अप्रूवल सिस्टम लगा सकते हैं, आप क्रेडिट लिमिट्स लगा सकते हैं, आप किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट रोटेशंस कर सकते हैं, राइटिंग में चीजों को लेकर आए, ओवर द टेलीफोन कम्युनिकेशन ना करें। तो ये अगेन एक बड़ा मजे का सवाल था। इस तरह के सवाल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई कैप अपने एग्जाम में पूछ रहा है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको प्रॉपरली ओवरकम करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। This conference will now be recorded. जनाब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज रिस्क। अब रिस्क के सवाल में 3 डिफरेंट एरियाज थे, एक वारंटी का था, एक डाउटफुल डेट का था, और एक फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का था। और आपसे कहा था कि बताएं इसमें क्या क्या रिस्क है, और कम से कम 3 आपने बताने थे ऑडिट प्रोसीजर्स। वारंटी प्रोविजन के अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या रिस्क है। अब अगेन अज्यूमिंग कि आपने सवाल पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको एक ओवरव्यू देने लगा हूँ। वारंटी प्रोविजन में क्या मसला मसाइल था सर, कि आपको पता है कि आप टीपीएल जो है, जो कंपनी का नाम है टीपीएल, वो एक इंपोर्टर थी, और वो जो कि खुद फुली इन्वॉल्व नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उसका कोई खास क्वालिटी कंट्रोल नहीं था, तो जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। और जो पिछले साल की वारंटी प्रोविजन थी वो भी इतनी खास एडुकेटली हमें रिजल्ट शो नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी क्लेम ज्यादा हो गए थे। तो अगेन यहाँ भी रिस्क है। तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या आप प्रोसीजर्स लगा सकते थे? नंबर 1, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर लें, मैनेजमेंट से अगेंस्ट जाके डिस्कस कर लें, उनसे एविडेंस हासिल करने की कोशिश कर लें, वारंटी प्रोविजंस को दोबारा से रीकैलकुलेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट की अजम्पशंस को चेक किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें आपने यहाँ पे मेंशन करनी थी। फिर डाउटफुल डेट्स के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो उनकी जो क्रेडिट पॉलिसी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वहां पे इंक्रीज आ गया है रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल्स किसमें? इन कलेक्टिंग पीरियड, और एग्रीगेट अमाउंट भी बढ़ चुकी है। अब उस लेवल को मेंटेन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इसके भी आप एज एनालिसिस लगा सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पे चेक किए जा सकते हैं, वारंटी की प्रोविजंस, आप प्रोसीजर्स रिकवरी के क्या क्या चल रहे हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। इसी तरह फ्रॉड और इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, कैश जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो कैश जो है वो सही से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है स्मॉल डीलर से, और यहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स दोनों ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर भी देयर शुड बी अ सीआईए, देयर शुड बी सीएफओ, आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, आप एडिशनल सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा सकते हैं, आप रिव्यू गैदर कर सकते हैं। फिर कुछ अगर हम देखें ना सवाल में, तो कुछ रिस्क छुपे हुए भी थे।
अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह फाइनेंशियल रिस्क था वो छुपा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क छुपा हुआ था, तो इस तरह के कुछ रिस्क छुपे हुए भी थे जो कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। होपफुली कि आपने इसमें बार बार एक लफ्ज रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस मॉक को जस्ट एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं गहराई में नहीं होता रहा क्योंकि आपके पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। स्टिल इफ यू फाइंड एनीथिंग यू कैन डिस्कस विद मी। उसके बाद हमारे पास रह जाता है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज बेस्ड अपॉन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। और आपको पता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर आपने ये देखना है कि आप किस फेज में कर रहे हैं। आप फेज ए में हैं, फेज बी में हैं, फेज सी में, एक्टिव फेज में हैं या पैसिव फेज में हैं, और उसके अगेंस्ट जो जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं वो आपने मेंशन कर देने थे एग्जाम के अंदर, इस सवाल के अंदर भी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं इस सवाल को, This conference will now be recorded. जी, अब इसमें दो इवेंट्स थे। आपने डेट को ज्यूम किया था कि ये 3 दिसंबर है, इवेंट 1 अकर हुआ है 10 अक्टूबर को, इवेंट 2 अकर हुआ है 5 नवंबर को। इवेंट 1 में क्या है, मैट्रेसेस हैं वो डिफेक्टिव हो गए हैं, ये पैसा वो पैसा, ये पैसों की कहानियां वहां पे चल रही हैं। मजे की बात है, आपने सवाल में देखना था कि आप किस स्टेज पे खड़े। तो यहाँ पे जो अगर मैं इवेंट 1 की बात करूं तो इन्वेंट्री आपकी खराब हो रही है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। और ये कब आ रही है कि अभी आपने रिपोर्ट साइन नहीं की, रिपोर्ट आप ही के पास है, अभी आप काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिव फेज था। ये आपका एक्टिव फेज था और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके फाइनेंशियल्स को तसल्ली बख्श नजरों से देखें और उसके अगेंस्ट आप लगाएं प्रोसीजर्स। और फेज 2 में भी चूंकि पहला फेज एक्टिव फेज था, तो ये वाला फेज जो नवंबर वाला है ये भी तकरीबन एक्टिव फेज में ही हम लोग काउंट करेंगे। अब इसके अगेंस्ट में प्रोसीजर्स आपने क्या क्या लगाने हैं, सारी की सारी बातें किताब में अवेलेबल है, सोल्यूशन भी अब आपके पास है। तो मैंने जस्ट इसको एक बर्ड आई व्यू दी है, एक डिस्कशन किया कि आपने ओवरऑल इसमें कहाँ कहाँ से मार्क्स हासिल कर सकते थे और किस किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते थे। सो दैट्स इट फॉर द मॉक डिस्कशन। इसको हमने क्विक रखा है ताकि आप इसको, जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं भी किया तो ये ना हो कि वो उसकी डिस्कशन हम इतनी लेंथी कर दें कि आपको सॉल्व करने का दिल ना करे। तो ये हमने जस्ट एक सप्लीमेंट दिया है मॉक के ऊपर, उसको एक तजिया दिया है कि इसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या आप किस किस तरीके से लिख सकते थे। जो जो मेन बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। होपफुली आप लोगों ने मॉक सॉल्व किया होगा, होपफुली आपने इसको देखा होगा, समझा होगा, और इसमें से कुछ आपने अपनी गलतियां भी तलाश की होंगी जो कि आपके फ्यूचर में आपके बेनिफिट होंगी। आपको जो है वो ओवरकम करनी चाहिए वो तमाम गलतियां, और कोशिश करनी चाहिए कि आप आगे में जाके उस तरह की मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। So, sir, that was it, and hopefully you will find it very interesting. And see you guys around. Hopefully not in Cafe 8, but in CFAP 6. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।